हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अपना सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ अ स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो, डाया एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस। तो वन बाय वन हम इनकी मोनोटॉमिक गैस, डायाटॉमिक गैस एंड ट्राइएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें हमें स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। देखिए, हम गैस का 1 मोल लेके चलते हैं कि कोई गैस है जिसका हमने 1 मोल लिया। अब हमें पता है ये चीज़ कि हर गैस मॉलिक्यूल में अगर हम मान लें डिग्री ऑफ फ्रीडम F है सपोज़, ठीक है। अब 1 मोल के अंदर n मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसी भी गैस का 1 मोल लेते हैं ना अगर हम, तो वी नो इट वेरी वेल कि उसमें एवोगाड्रो नंबर जितना होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यू होती है इसकी। तो इतने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं हर मोल में। किसी भी गैस के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब देखिए हम लेट कर लेते हैं कि सपोज सिस्टम का टेम्परेचर T है, ठीक है। तो इक्विपार्टीशन लॉ हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में। एनर्जी का जो इक्विपार्टीशन लॉ है वो क्या कहता है कि एनर्जी के अमाउंट हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT होएगी। अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में कितने हो जाएंगे? अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, N मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे सिस्टम के? टोटल N इंटू F। ओके, अब टोटल एनर्जी देखते हैं क्या होगी। टोटल एनर्जी सिस्टम की कैसे पता चलेगी हमें? देखिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो एनर्जी है वो है हाफ kT, और टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? NF। तो NF डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी हो जाएगी? टोटल NF इंटू हाफ kT। अब N इंटू के, N कैपिटल ये जो एवोगाड्रो नंबर है इंटू के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। N इंटू के ये इक्वल होते हैं बेटा R के, राइडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये याद रखना आप रिलेशन, और आप केमिस्ट्री नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में रिलेशन बहुत बार पढ़ते भी हैं। तो एन के की जगह हम R लिख सकते हैं। R इज़ द राइडबर्ग कांस्टेंट हेयर। तो यहाँ से हमारे पास U की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू FRT। ओके, हाफ इंटू FRT आ जाएगी यहाँ से। अब देखिए CV जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये हमारे पास होता है इंटरनल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, मतलब CV की वैल्यू होती है du/dt, ठीक है। CV हमारे पास होता है du/dt। तो यहाँ से अब हम U का, इस वैल्यू का अगर विद रिस्पेक्ट टू T डेरिवेटिव करें तो हमारे पास बचेगा FR/2। तो यहाँ से CV की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। ये रिलेशन होता है ना CP और CV के अंदर कि CP माइनस CV इक्वल्स टू R। तो CP चाहिए तो CV उधर जाके R में ऐड हो जाएगा। अब CV के अंदर अगर R ऐड करेंगे तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी? CP की। तो R को ऐड किया, वहाँ से CP की वैल्यू आ गई। अब अगर हमने स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो निकालना हो दोनों का, तो गामा से उसको दिखाते हैं। गामा किसके इक्वल होता है? CP/CV के। एट कांस्टेंट प्रेशर वाला मोलर स्पेसिफिक हीट ऊपर आती है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली नीचे आती है इस गामा में। तो CP और CV की वैल्यू पुट कीजिए, वहाँ से हमारे पास गामा की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2/f। अब हम, ये तो हमारे पास बेटा जनरल रिलेशंस आ गए, CP का, CV का और गामा का। ये हमारे पास क्या है? CP, CV और गामा का जनरल रिलेशंस फाइंड आउट कर लिए। अब हम मोनोटॉमिक गैस की बात करेंगे। मोनोटॉमिक गैस के लिए, जैसे जो ये मोनोटॉमिक गैसेस आपको पता है, हीलियम है, ऑर्गन है, नियॉन है, ये सब हमारे पास मोनोटॉमिक गैसेस है। तो इनका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, बिकॉज इसके अंदर तो एक ही एटम है। तो 3 ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल हुए ना। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो यहाँ से आप F की वैल्यू को 3 जब CV में पुट करोगे तो CV इज़ 3R/2, CP विल बी 5R/2 एंड गामा विल बी 1 + 2/3, दैट बिकम्स 5/3। तो इस टाइप से हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी मोलर स्पेसिफिक हीट
फॉर मोनोटॉमिक गैस, वह उसके लिए CP CV की वैल्यू निकालनी, वहाँ से गामा भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डायटोमिक की। देखिए डायटोमिक जिसमें 2 एटम्स हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अब 3 नहीं रहे, एक ही एटम है तो उसका ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। बट अगर 2 एटम है तो अब रोटेशनल मोशन भी होगा उनका किसी एक्सिस के अबाउट। कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन होता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल में कि जो लाइन या जो एक्सिस उन दोनों एटम्स को आपस में ज्वाइन करता है उसके अलोंग छोड़ के बाकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं ना उनके अलोंग इसका रोटेशनल मोशन होता है। तो इट मीन्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रोटेशनल मोशन के हो जाएंगे, 3 ट्रांसलेशनल मोशन के। मीन्स डायटोमिक गैस के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिलते हैं टोटल। ठीक है, तो अब CV की वैल्यू निकालेंगे, F को 5 पुट करके 5R/2 आ जाएगा, CP हो जाएगा 1+2, हमारे पास 1+F/2 इंटू R था तो 7R/2 आ गया डायटोमिक के लिए। ठीक है, CV की 5R/2 बिकॉज F की वैल्यू 5 पुट करेंगे, CP की वैल्यू आ जाएगी 7R/2 एंड गामा होता है 1+2/F, F की जगह 5 रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास गामा आ जाएगा। ये जो हमारे पास डाटा आया है ये आया ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, बिकॉज ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है हमारा ऑलमोस्ट ये 250 to 750 केल्विन के बीच का जो टेम्परेचर होता है, और 750 केल्विन से जब अबव पे जाते हैं वो हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इस केस में तो हमारे पास बेटा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल 2 मोशन ही पॉसिबल थे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। बट हाई टेम्परेचर पे देखिए क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे हमारे पास ये वाइब्रेशनल मोशन भी एग्जिस्टेंस में आ जाता है, क्योंकि जब नॉर्मल टेम्परेचर है ना तब वाइब्रेशंस नहीं होती एटम्स के अंदर, बट जब टेम्परेचर हाई है तो वाइब्रेशंस भी होंगी, थर्मल एजिटेशन होगी, तो इसलिए वहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन भी आ जाएंगे। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल मोशन की ऐड हो जाएंगी, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएंगी। 3 ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, 2 ड्यू टू रोटेशनल मोशन एंड 2 ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। तो दैट मीन्स हाई टेम्परेचर पे हमारे पास टोटल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं। तो CP CV और गामा में वैल्यू पुट करके वहाँ से हमारे पास इन तीनों की वैल्यू निकल आएगी। अब हम बात करेंगे ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक मतलब जिसमें 3 एटम्स हैं, लाइक SO2, CO2, H2O, वाटर भी ले सकते हैं इसके अंदर, तो जिसमें भी 3 एटम्स होंगे। अब इसमें बेटा 2 बातें हैं, ये लास्ट लेक्चर में किया था कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है या लीनियर मॉलिक्यूल है, तो आपको बता चुकी हूँ मैं कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ना कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आए थे, लीनियर के लिए हमारे पास 7 आए थे। तो नॉन लीनियर के लिए अलग से कैलकुलेशन करेंगे, आपको 6 पुट करके, लीनियर के लिए आपको 7 पुट करके वहाँ से CP CV और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से CP CV और गामा की वैल्यू हम अलग अलग गैसेस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ओनली डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, तो हमारे पास जो CP CV और गामा का स्टैंडर्ड रिलेशंस बने हैं उसमें पुट करके F की वैल्यू हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब है वेरिएशन ऑफ CV ऑफ अ डायटोमिक गैस विथ टेम्परेचर। डायटोमिक गैस के लिए, डायटोमिक में जैसे इस केस में हम हाइड्रोजन गैस का एग्जांपल ले रहे हैं, H2 की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के साथ साथ CV कैसे वेरी करेगा, अब वो हाइड्रोजन गैस के लिए हम इसमें बात करेंगे। देखिए अगर हम y एक्सिस पे ले लेते हैं CV एंड एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर की वाइड रेंज एग्जिस्ट करती है, सो हमने लॉग स्केल लिया टेम्परेचर का। लॉग लेने से वो स्केल रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि लॉग ऑफ समथिंग वो वैल्यू कम हो जाएगी ना। लॉग किसी वैल्यू का, हम बहुत बड़ी वैल्यू का लॉग लेते हैं तो वो वैल्यू छोटी रह जाती है। तो वाइड रेंज को अगर हमने शॉर्ट रेंज बनाना हो तो हम तब उस वैल्यू का लॉग ले सकते हैं, इसलिए हमने टेम्परेचर का एक्स एक्सिस पे लॉग लिया है, लॉग स्केल। तो अब देखिए बेटा हाइड्रोजन गैस के लिए अगर हम प्लॉट करते हैं टेम्परेचर, तो हमारे पास जैसे इस डायग्राम में हमें शो किया हुआ है कि 70 केल्विन तक हमने टेम्परेचर का बिहेवियर पहले शो किया। लाइक पहले तो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर वो कांस्टेंट हो गया, फिर 70 से 250 के बीच ये लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर, फिर 750 के बाद फिर से 250 to 750 के बीच कांस्टेंट हो जाता है CV की वैल्यू, और फिर अगर हम 750 केल्विन से अबव जाते हैं तो लीनियरली इंक्रीज़ होता है वैल्यू में, और 5000 केल्विन से अबव जाते हैं तो वो फिर से कांस्टेंट हो जाती है 7R/2 पे।
मतलब CV की वैल्यू 3R/2 मिल रही है हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग। 70 केल्विन से जस्ट बिलो पे कुछ रेंज के लिए 3R/2 है CV की वैल्यू, ये देखिए, ठीक है। जब हम जाते हैं ये 250 टू 750 केल्विन के बीच, तो तब ये कांस्टेंट बिहेवियर शो करती है 5R/2 पे, और 5000 केल्विन से अबव पे इसकी कांस्टेंट वैल्यू CV की मिलती है 7R/2, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट हाइड्रोजन के लिए हमने प्लॉट की, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए थी। डायटोमिक के लिए हमने फाइंड आउट किया, देखिए मैं आपको ये चेक करवाती हूँ। देखिए डायटोमिक के लिए हमारे पास CV की वैल्यू जो थी ना नॉर्मल टेम्परेचर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, वो ये देखिए बेटा, ये है हमारे पास 5R/2, ये रही CV इज़ 5R/2, ओके। और ये हमारे पास अब इस केस में देखिए कितनी आई, यहाँ ग्राफ से पता चल रहा है कि ये 3R/2 टू 7R/2 के बीच लाई कर रही है। तो अब हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट वैसे कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होती है FR/2। जब टेम्परेचर 70 केल्विन से बिलो है, हमारे पास थ्योरेटिकली तो 5R/2 आ रही है, बट ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब हम उसकी देखी है प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, तो हमारी 5R/2 पे नहीं है, ये 3R/2 भी है किसी रेंज पे, किसी पे 5R/2, किसी पे 7R/2 भी है। तो अब हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों है। देखिए जब टेम्परेचर 70 केल्विन से नीचे है, लो टेम्परेचर पे H2 मॉलिक्यूल जो है उसके कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होता, ना वाइब्रेशनल मोशन है, ओनली उसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे जब टेम्परेचर बहुत लो है, 70 केल्विन से बिलो है, तो ओनली ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है। तो इसलिए CV की वैल्यू क्या आएगी, आपको जब 3 पुट करेंगे तो 3R/2। जब टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज़ किया गया 250 टू 750 केल्विन के बीच की बात करें अगर हम, उसमें बेटा हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से 3 डिग्री फ्रीडम तो आएंगे, पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया जिस वजह से रोटेशनल मोशन की एग्जिस्टेंस होती है यहाँ पे, तो 2 डिग्री फ्रीडम उसके ऐड हो जाते हैं, तो टोटल 5 डिग्री फ्रीडम हो जाते हैं। सो CV विल बी 5R/2। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज़ हो जाएगा 5000 केल्विन से अबव चला जाएगा, उस केस में इसमें वाइब्रेशनल मोशन भी होगा जिस वजह से 2 डिग्री फ्रीडम उसके भी ऐड हो जाएंगे। सो टोटल डिग्री फ्रीडम 7 हो जाएंगे, 3 ड्यू टू ट्रांसलेटरी, 2 ड्यू टू रोटेशनल एंड 2 ड्यू टू वाइब्रेशनल, तो टोटल 7 हो गए। सो CV की वैल्यू क्या आ जाएगी 7R/2, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल होता है कुछ टेम्परेचर्स पे, जैसे जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन से अबव है, रोटेशनल मोशन उसमें हाई टेम्परेचर पे आ जाता है, वाइब्रेशनल मोशन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ऐड हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर जैसे जैसे वेरी करता है तो CV की वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। तो ये जो एग्जैक्ट वेरिएशन है CV का टेम्परेचर के साथ, ये क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। आइंस्टीन और डीबाई ने क्वांटम थ्योरी दी थी, फिर वहाँ से इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन हो पाई थी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस यूनिट का, हमारा 2 टॉपिक्स बची हैं, एक तो मीन फ्री पाथ, एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई किया गया था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं आपको समझाती हूँ। ज़ाटमैन और को 2 साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेलोसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था। उन्होंने क्या किया, एक ओवन लिया जहाँ से ये ए पॉइंट दिखा रखे है ना, ये बेटा ये क्या है, इसकी ओपनिंग है ओवन की, ओके। और S1 S2 2 पैरेलल स्लिट्स लगाई हैं। स्लिट्स का काम होता है जो एटम्स की बीम आती है उसको फाइन बीम में कन्वर्ट करना, ताकि वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट ना हो, उसकी इंटेंसिटी कम ना हो। और आगे ड्रम D यूज़ किया, ये रोटेट कर सकते हैं एक्सिस के अबाउट, जो कि O से पास हो रहे हैं। तो P जो है यहाँ पे शो की गई है, ये ग्लास सरफेस है, इस पे सिल्वर एटम की बीम डिपॉजिट होएगी, जो ओवन से सिल्वर एटम्स बाहर निकलेंगे। तो मेटेलिक सिल्वर जो है उसको मेल्ट किया जाता है फर्स्टली ओवन के अंदर। अब सिल्वर एटम्स की बीम यहाँ से प्रोड्यूस होएगी और वो ए के थ्रू पास होगी। ड्रम डी जो है वो हाई स्पीड पे रोटेट करता है, 6000 रिवॉल्यूशंस पर मिनट होती हैं अप्रोक्सीमेट, इसकी इतनी हाई स्पीड है।
अब देखिए जब तो ड्रम स्टेशनरी है तब सिल्वर एटम्स है वो सेम पॉइंट पे डिपॉजिट होते रहेंगे ग्लास प्लेट पे, क्योंकि वो स्टेशनरी है अगर ड्रम। बट अगर ड्रम रोटेट कर रहा है तो वो सेम पॉइंट पे नहीं डिपॉजिट होंगे, क्योंकि किसी टाइम पे उसकी पोजीशन कहाँ है ड्रम की, किसी पॉइंट पे कहाँ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फाइन बीम जो सिल्वर मॉलिक्यूल्स की निकलेगी वो स्लिट के थ्रू एंटर करेगी और वो S3 स्लिट से पास होगी यहाँ से, और मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है जिनकी वो P पे पहले पहुँच जाएंगे, ठीक है, और जो स्लो स्पीड है जिनकी वो उसके दूसरे एंड पे पहुंचेंगे, ठीक है। जो जिनकी हाई स्पीड है वो पी पे फास्टली पहुंच जाएंगे, पी के राइट एंड पे फटाफट, और जिनकी स्पीड कम है वो दूसरे एंड पे डिपॉजिट होते जाएंगे। ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना उनको दूसरे वालों को। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि सॉरी, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे सिल्वर काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा प्लेट के ऊपर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करके उसकी इंटेंसिटी को स्टडी किया जाता है कि कितना कितना सिल्वर एटम उस पर डिपॉजिट हुआ, उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी को यहाँ से स्टडी करते हैं कि टाइम के करस्पॉन्डिंग उसमें क्या कितना डिपोजिशन हो रही है। तो फिर जो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को वहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ से मैक्सवेल ने दी थी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी के अंदर। तो अब देखिए क्या होते हैं इसमें। सीजियम एटम्स जो ओवन से मर्ज हो रहे हैं ए ओपनिंग के थ्रू, एस स्लिट से पास होंगे वो डी। यहाँ पे टंगस्टन वायर, हॉट टंगस्टन वायर लगाई हुई है, ठीक है। तो जो हॉल एपरेटस है इसको इवेक्यूटेड चैम्बर के अंदर रख दिया गया और लगभग उसका प्रेशर था 10⁻⁸ मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जब ये जो ओपनिंग ए है और जो स्लिट एस है ना, ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग शो हो रहा है ना, ए पॉइंट एंड एस पॉइंट। अब देखिए जब कोई भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है उस केस में तो सीजियम एटम्स बी पॉइंट पे स्ट्राइक, जैसे वायर से स्ट्राइक करके बी पॉइंट पे चले जाएंगे। बट ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो जो पाथ कवर करेंगे वो किस टाइप का होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, जो कि ये हमने शो कर रखा है, यहाँ पे शो हुआ, ठीक है। पैराबोलिक पाथ होगा उनका, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो एटम्स जो हैं वो 3 जो ये वाले इस पाथ को कवर करेंगे ना, थर्ड वाले को, वो उस वायर पे पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनका तो पाथ ही यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। अब जो वेलोसिटी एटम्स की पाथ 1 में, पाथ 1 देखिए मेंशन है बेटा, इनकी वेलोसिटी हाई है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 2 के, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं। अब देखिए जो सीजियम एटम्स हैं वायर से स्ट्राइक कर रहे हैं वो आयनाइज होंगे और रीइवेपोरेट होते जाएंगे, और वो कलेक्ट उनको देखिए सीजियम एटम्स पे हमें पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं सीजियम। तो यहाँ पे ना एक डिटेक्टिंग सिलेंडर लगा होता है टंगस्टन वायर के अराउंड, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है उस सिलेंडर पे, वो उनको कलेक्ट कर लेगा पॉजिटिव चार्ज को। तो जो डिटेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उससे हमें एटम्स की इंटेंसिटी पता चलेगी। जितना ज़्यादा हमारे पास मैग्नीट्यूड मिलेगा डिटेक्टर का उतनी ज़्यादा इसका मतलब हमें डिटेक्शन हुई है एटम्स की। तो डिटेक्टर को हम मूव कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस के अंदर। एटम जो D1 पे पहुंच रहे हैं उनकी स्पीड हाई है एज़ कम्पेयर टू D2 के। वर्टिकल हाइट है ना जो डिटेक्टर की, वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बताती है, जितनी ज़्यादा हाइट उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होएगी। और आयनाइजेशन करंट वहाँ से जो इंडिकेट करते हैं, आयनाइजेशन करंट है ना, वो नंबर ऑफ़ एटम्स को बताते हैं वहाँ पे, कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स वहाँ पे पहुँचेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे उतना ज़्यादा आयनाइजेशन करंट होगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ये एक्सपेरिमेंटली उन्होंने करके देखा हुआ मैक्सवेल ने, तब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेरिमेंटली स्टडी यहाँ से किया था। और थ्योरेटिकली तो वो हम थ्योरेटिकल वाला तो पहले पढ़ चुके हैं वेलोसिटी का, तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने यहाँ से स्टडी किया था। अब है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ एक टॉपिक बचा है हमारे पास, इसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा देती हूँ, अदरवाइज़ ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। थैंक यू।